हेलो गाइज, मेरा नाम है तुषार और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल तुषार.एजुकेशन पे। दोस्तों, यदि आप मेरे इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में होने वाले LLB और BA LLB के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है उसमें लीगल एप्टीट्यूड के सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग LLB में 50 क्वेश्चन आएंगे लीगल एप्टीट्यूड से और BA LLB की बात करें तो 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे लीगल एप्टीट्यूड के सेक्शन से। तो इस वीडियो में मैं उन्हीं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं अपने इसी चैनल पे और ये इसी सीरीज का चौथा पार्ट है जहाँ पे हम आगे के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो पिछले 3 वीडियो में मैंने कुल 52 क्वेश्चन आपको बता रखे हैं, 52 क्वेश्चंस पे डिस्कस हो चुकी है। तो आज हम 52 से आगे के बारे में बात करेंगे। तो ये दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। तो 53 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर, यानी कि भारतीय संविदा अधिनियम किस साल से लागू है भारत में। तो वो है 1872। 1 सितंबर 1872 को ये इनेक्ट हुआ था। तो ये ईयर आप ध्यान रखेंगे 1872। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैंने द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे एक वीडियो बना रखा है अपने चैनल पे, जहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो आप और चीज़ें जानना चाहते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, जो स्पेशली भारतीय संविदा अधिनियम के ऊपर ही बना के मैंने अपलोड किया है अपने चैनल पर। तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ से आपको सारी बेसिक चीज़ें और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें तो द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलाउज पार्टीज टू इन्फोर्स कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो बना क्यों है, तो ये इसलिए बना है ताकि जो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होती है उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराया जा सके यदि कभी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है उनके बीच। तो ठीक है, लॉ के थ्रू। तो ये इसका काम है, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलाउज पार्टीज टू इन्फोर्स कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, व्हेन एन ऑफर इज एक्सेप्टेड बाई अदर पार्टी इट बिकम्स प्रॉमिस। देखिए, इसकी हम बात करें तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको बड़े ही ध्यान से देखिएगा। व्हेन एन ऑफर, जब एक प्रस्ताव जो है वो क्या होता है, एक्सेप्ट हो जाता है, स्वीकृत हो जाता है, तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है प्रॉमिस, वचन। इसको ध्यान में रखिएगा, प्रॉमिस वो बन जाता है प्रॉमिस। तो व्हेन एन ऑफर एक्सेप्टेड बाय अदर पार्टी इट बिकम्स प्रॉमिस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 55 हो गया। 56 की बात करें तो एन इन्विटेशन टू टेंडर। देखिए, जो टेंडर करने के लिए इन्विटेशन होता है, आमंत्रण होता है, वो क्या होता है, तो ये ध्यान से देखिएगा, ये प्रॉमिस नहीं है, जबकि इट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर। 7 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ से फैमिली लॉ का सेक्शन शुरू होता है, जहाँ पे पहला क्वेश्चन है, फैमिली लॉ कंप्राइजेज ऑफ लॉ गवर्निंग मैट्रिमोनियल रिलेशन। जो खास करके हमें सेमेस्टर में पढ़ाए जाएंगे, अलग अलग सेमेस्टर में, वो हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ, दो फैमिली लॉ पढ़ाए जाएंगे, फैमिली लॉ के सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। तो ये दोनों के दोनों जो सब्जेक्ट हैं वो मेनली जो रिलेट करते हैं वो किससे करते हैं, तो ये रिलेट करते हैं मैट्रिमोनियल रिलेशन से, यानी कि वैवाहिक संबंध से। तो इसका आंसर होगा फैमिली लॉ कंप्राइजेज ऑफ लॉ गवर्निंग मैट्रिमोनियल रिलेशन, यानी कि वैवाहिक संबंध इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 58 की, तो हस्बैंड एंड वाइफ हैव अ राइट टू ईच अदर्स कंपनी, दिस राइट इज कॉल्ड कंजुगल राइट्स। कंजुगल राइट्स यानी कि दाम्पत्य अधिकार इसको बोलते हैं, कि एक पति और पत्नी साथ में रहें, ये साथ में रहने का उनका अधिकार है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजुगल राइट्स, यानी कि दाम्पत्य अधिकार। ठीक है। अब हम आपसे बात करें क्वेश्चन नंबर 59 की, तो देखिए, अ हिंदू मैरिड वोमैन हु हैज़ अ हिंदू हस्बैंड, यानी कि एक हिंदू मैरिड वोमैन यानी कि हिंदू विवाहित महिला हु हैज़ अ हिंदू हस्बैंड, जिसके पास एक हिंदू पति है, लिविंग एंड मैरिज अ मुस्लिम मैन, और जो शादी कर लेती है एक मुस्लिम मैन से, सी इज गिल्टी द ऑफेंस ऑफ, वो किस चीज़ की दोषी मानी जाएगी, तो वो मानी जाएगी बाइगमी, यानी कि द्विविवाह की दोषी मानी जाएगी। यदि की बात करें तो अ पर्सन हु कमिट्स बाइगमी इफ ही, अ पर्सन एक व्यक्ति कमिट्स करता है बाइगमी का अपराध कब करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैरीज अगेन व्हेन ही ऑलरेडी हैज़
अ लीगल वाइफ, यानी कि यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी के जीवित रहते वो किसी दूसरी महिला से शादी करता है तो वो बाइगेमी का अपराध करता है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम यहीं पे बात करें 61 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 62। तो 61 की बात करें, एनी टू पर्सन इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन कैन सोलेमनाइज अ मैरिज कॉमनली नोन एज सिविल मैरिज अंडर। देखिए सामान्यतः यह देखा गया है कि समान धर्म के लोग ही आपस में शादी करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दो विपरीत धर्म के व्यक्ति शादी कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन उसी के बारे में है। तो ऐसे शादी कॉमनली नोन एज जाने जाते हैं सिविल मैरिज अंडर। किस एक्ट के अंदर में ये कॉमनली नोन एज सिविल मैरिज यानी कि सिविल मैरिज के रूप में जाने जाते हैं? तो ये होता है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। एक बार फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसका आंसर। देखिए यदि कोई दो विपरीत धर्म के व्यक्ति शादी कर लेते हैं, चूँकि उनका धर्म तो अलाउ नहीं करेगा शादी करने के लिए, लेकिन वो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर शादी कर सकते हैं और ऐसी शादी मान्य होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें तो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 ब्रॉट विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इन द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। यहाँ से आप ध्यान रखिएगा कि हिंदू सक्सेशन एक्ट का ईयर आपसे पूछ सकता है, तो ये होता है 1956 और इसमें सन 2005 में संशोधन किया गया, जहाँ पे क्या किया गया कि प्रॉपर्टी राइट्स फॉर वुमेन एंड डॉटर, जो संपत्ति है उसमें महिलाओं के अधिकार को भी इंट्रोड्यूस किया गया, ला दिया गया। तो प्रॉपर्टी राइट्स फॉर वुमेन एंड डॉटर यानी कि अब महिला और पुत्री का भी संपत्ति में अधिकार हो गया जैसे पुरुषों का होता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो प्रॉपर्टी ऑफ अ हिंदू फीमेल अकॉर्डिंग टू द हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956 शैल बी होल्ड टू बी हर एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी, यानी कि उसकी पूर्ण संपत्ति होनी चाहिए। प्रॉपर्टी ऑफ अ हिंदू फीमेल यानी कि एक हिंदू महिला की प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द हिंदू सक्सेशन एक्ट, ये जो आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है उसके अंतर्गत उसके अनुसार एक हिंदू महिला की जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसकी पूर्ण संपत्ति होनी चाहिए। ठीक है। द टर्म एयर अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 मीन्स, यानी कि एयर इसको बोलेंगे, एयर मतलब होता है वारिस। तो वारिस का मतलब क्या होता है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अंतर्गत? तो एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति मेल हो या फिर फीमेल हो, हु इज़ इंटाइटल्ड टू सक्सीड द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंटेस्टेट। यहाँ पे देखिए संपत्ति के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो वसीयती और निर्वसीयती संपत्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बस आपको इतना ही जानना है कि एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, वह जिसकी संपत्ति है उसमें बराबर हक रखता है टू सक्सीड टू द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंटेस्टेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें तो ज्वाइंट एयर्स टू अ प्रॉपर्टी आर कॉल्ड को पार्टनर, यानी कि समान उत्तराधिकारी उनको बोला जाता है। चाहे आप भाई बहन, जितने भी आपके भाई हैं और बहनें हैं वो आपस में को पार्टनर्स हैं, इतना ध्यान रखिए आप, जिनका संपत्ति में बराबर हक है। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें तो दो टर्म आपको ध्यान रखना है, हाफ ब्लड और फुल ब्लड। देखिए ये रिलेशन होता है, जब आप पढ़ेंगे हिंदू लॉ तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। अभी मैं आपको बता दूँ कि फुल ब्लड का मतलब क्या होता है। फुल ब्लड का मतलब ये होता है कि जहाँ पे माँ और पिता दोनों समान हो, यानी कि दो भाई हैं और उन दोनों के पिता और माता एक ही हैं, तो उनका रिलेशन होगा फुल ब्लड। लेकिन यदि हम बात करें तो माता अलग अलग हैं लेकिन पिता एक हैं, तो उनको हम बोलते हैं हाफ ब्लड। और यहीं से एक तीसरा रिलेशन आता है यूटेरिन। यूटेरिन जहाँ पे माता एक ही होती हैं और पिता अलग अलग होते हैं, तो उसको यूटेरिन रिलेशन बोला जाता है। ठीक है, तो ये तीन टर्म आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें तो द प्रोविजन ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट डू नॉट अप्लाई टू, जो इंडियन सक्सेशन एक्ट है वो मुस्लिम्स पे अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि इनके लिए अलग रूल होता है मुस्लिम्स के लिए इंडिया में। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें तो द मिनिमम एज फॉर द मैरिज इज, जो भारत में मिनिमम एज है शादी करने के लिए वो बॉयज़ के लिए 21 ईयर है और गर्ल्स के लिए 18 साल है। तो ये आप ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर। नंबर 68 की बात करें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैरिज इज चाइल्ड मैरिज इन इंडिया, कि इसमें से कौन सी शादी है जहाँ पे आपको ऑप्शन दिए रहेंगे। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि बॉयज़ के लिए 21 साल की उम्र है और 18 साल लड़कियों के लिए है। तो अगर इनमें से कोई भी कम होता है
तो वो हो जाएगा चाइल्ड मैरिज। अब यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो सकता था 18 ईयर्स गर्ल और बॉय अगर 20 ईयर है, देखिए बॉय के यहाँ पे 21 होना चाहिए लेकिन 20 हो गया है तो ये चाइल्ड मैरिज हो जाएगा। और इसी तरह अगर लड़की का 17 हो जाता और बॉयज़ का 21 रहता तो भी ये चाइल्ड मैरिज के अंदर आ जाता। तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी कम होगा तो ये चाइल्ड मैरिज के अंदर आ जाएगा। और हम बात करें क्वेश्चन नंबर 69 की, तो मुस्लिम मैरिज इज सिविल कॉन्ट्रैक्ट। भारत में जो मुस्लिम मैरिज है उसको सिविल कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। चूँकि इसके ऊपर लंबा डिबेट है, लेकिन आप बस इतना ही ध्यान रखें कि अभी भी मुस्लिम मैरिज को क्या माना जाता है, एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। डे सर क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें तो ह्यूमन राइट्स डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन, यानी कि ह्यूमन राइट्स डे जो है वो कब मनाया जाता है प्रत्येक साल, तो 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। अ डेपोनेंट मीन्स अ पर्सन हु मेक्स अ स्टेटमेंट अंडर ओथ। देखिए डेपोनेंट मतलब होता है गवाह, और गवाह कौन होता है, तो ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, हु मेक्स स्टेटमेंट, जो कथन देता है, बयान देता है अंडर ओथ यानी कि शपथ लेने के बाद। अब 72 की बात करें तो द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वेयर हेल्ड इन इंडिया, किस साल में पहला जो है आम चुनाव हुआ था भारत में, तो वो हुआ था 1951-52 में। तो इसका आंसर आप ध्यान रखें। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 73 की, तो द फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज ह्यूगो ग्रोटियस। ह्यूगो ग्रोटियस का नाम आप याद रखेंगे, इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के पिता। ठीक है। 74 की बात करें, पब्लिक हॉलीडेज आर डिक्लेयर अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, यानी कि जो पब्लिक हॉलीडेज होते हैं भारत में वो किस एक्ट के द्वारा इसको किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है, तो ये होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ईयर भी याद रखेंगे 1881 यानी कि 1881। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें तो अकॉर्डिंग टू इंडियन मेजॉरिटी एक्ट अ मेजर इज पर्सन हु इज अटेंड द एज ऑफ 18 साल, यानी कि भारत में कोई भी व्यक्ति मेजर कहा जाएगा अकॉर्डिंग टू इंडियन मेजॉरिटी एक्ट। इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के अनुसार जब किसी व्यक्ति ने 18 ईयर्स यानी कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, 18 वर्ष का है या फिर 18 वर्ष से अधिक का है, तो उसको मेजर बोला जाएगा। ठीक है। किसके अकॉर्डिंग, तो अकॉर्डिंग टू इंडियन मेजॉरिटी एक्ट। ठीक है। तो यहाँ पे टोटल हो गए 75 क्वेश्चंस। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसके और जो पार्ट बच गए हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच गए हैं मैं उसको जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।